हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि रोम के पतन के बाद और पुनर्जागरण से पहले दुनिया में सब कुछ रुक सा गया था, जिसे इतिहास में अक्सर डार्क एजेस या अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये ठहराव का नहीं, बल्कि मानव ज्ञान को अपग्रेड करने वाले विद्वानों के एक बेहद जीवंत और आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का समय था। इसे तर्क और ज्ञान की एक विशाल रिले रेस की तरह समझें, जहां एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक वैज्ञानिक मशाल सिर्फ पहुंचाई ही नहीं जा रही थी, बल्कि उसे और भी तेज किया जा रहा था। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारे इस वैचारिक सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, द इस्लामिक गोल्डन एज। दूसरा, डिकोडिंग नेचर्स लैंग्वेज। तीसरा, द आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग। और चौथा, ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नॉलेज। यही वो पूरा ताना बाना है जो हमें बताएगा कि कैसे दुनिया भर के विचार आपस में जुड़े। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इस्लामिक गोल्डन एज, द ग्रेट सिंथेसिस। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब यूरोप का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक उथल-पुथल में फंसा हुआ था। तब 8वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में एक विशाल बौद्धिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। ये कोई छोटी-मोटी या कुछ समय के लिए होने वाली घटना नहीं थी। ये 14वीं शताब्दी तक चलने वाला एक स्मारकीय वैज्ञानिक काल था, और इस पूरी क्रांति का केंद्र बिंदु बना बगदाद। ये शहर प्राचीन वैज्ञानिक डेटा को केवल धूल फाकने के लिए सहेज नहीं रहा था, बल्कि उसे उन्नत करने का एक विशाल वैश्विक हब बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पूरी लहर के पीछे वजह क्या थी। तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन काम कर रहा था, जिसे इल्म कहा जाता था। देखिए, इल्म का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या किताबें पढ़ना नहीं था। इस्लामी स्वर्ण युग में ज्ञान की खोज को एक मौलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य माना जाता था। ये गहरा विश्वास था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना ही ईश्वरीय व्यवस्था को समझने का असली रास्ता है। और इसी जुनून ने विज्ञान और अनुवाद की उन विशाल परियोजनाओं को जन्म दिया। और इसी ललक का सबसे बड़ा सबूत था हाउस ऑफ विजडम, यानी बैत अल हिकमा। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये विद्वान यूनानी, फारसी और भारतीय ग्रंथों की सिर्फ आंख मूंद कर कॉपी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, वे एक सक्रिय प्रयोगशाला चला रहे थे। वो इन पुरानी विरासतों की कमियां निकाल रहे थे, पुरानी गलतियां सुधार रहे थे और विज्ञान की नई शाखाओं का विस्तार कर रहे थे। असल में विभिन्न विचारों का ये एकीकरण ही वो नींव थी जिस पर भविष्य का पुनराजागरण टिका हुआ था। और मजे की बात यह है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा, इसे असल जिंदगी में उतारा गया। इस काल में बीमरिस्तान बनाए गए। इतिहास में पहली बार ये ऐसे अस्पताल थे जहां मरीजों के इलाज के साथ साथ डॉक्टरों को पढ़ाया भी जाता था। इसके अलावा विशाल वेधशालाएं और शानदार पुस्तकालय बने। स्पेन के कॉर्दोबा से लेकर मध्य एशिया के समरकंद तक फैले इस नेटवर्क ने ही आज के आधुनिक टीचिंग हॉस्पिटल्स और रिसर्च संस्थानों का खाका तैयार किया था। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग नेचर्स लैंग्वेज, अलजेब्रा, ऑप्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। चलिए अब कुछ ऐसे ठोस आविष्कारों की बात करते हैं जिन्होंने सचमुच प्रकृति की भाषा को डिकोड कर दिया। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महान गणितज्ञ हुए, अल-ख्वारिज़मी। उन्होंने किताब अल-जब्र वल मुकाबला नाम की एक अभूतपूर्व किताब लिखी। इस काम ने पुरानी यूनानी ज्यामिति की सीमाओं को तोड़ दिया और अज्ञात मात्राओं को प्रतीकात्मक रूप से हल करने का तरीका बताया। आप समझ रहे हैं ना? इसी से उस व्यवस्थित विषय का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया अलजब्रा या बीजगणित के नाम से जानती है। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। क्या आपको पता है कि ये मध्यकालीन गणित सीधे तौर पर हमारे आज के जीवन को चला रहा है? इस शाब्दिक विकास पर गौर कीजिए। लेखक का नाम अल-ख्वारिज़मी जब लैटिन दुनिया में गया तो वहां के लोगों ने इसे अलगोरिथमी कहना शुरू कर दिया, और उनकी गणितीय प्रक्रियाओं को सुलझाने के तरीके से ही आज का शब्द बना है एल्गोरिदम। जी हाँ, ये बिल्कुल वही शब्द है जो आज आपके इंटरनेट सर्च इंजन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज का आधार है। भौतिकी के क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही क्रांतिकारी बदलाव आया। पहले प्राचीन यूनानी मानते थे कि हमारी आंखों से किरणें बाहर निकलती हैं, तब हम चीजों को देख पाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इब्न अल-हिथम ने अपनी बुक ऑफ ऑप्टिक्स में इसे पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है और हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। ये केवल दृष्टि का सिद्धांत नहीं था,
प्राचीन अंधविश्वासों को खारिज करने वाली ये प्रायोगिक कार्यप्रणाली की एक बेहद शानदार शुरुआत थी। अंतरिक्ष विज्ञान भी इसमें कहीं पीछे नहीं था। नासिर अल दीन अल तूसी के बनाए गए द तूसी कपल को ही देख लीजिए। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण गणितीय उपकरण था जो वृत्ताकार गति को रैखिक गति में बदल सकता था। इन्हीं उपकरणों और सटीक मापों से खगोलीय तालिकाएं बनी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों बाद कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने इसी डेटा का इस्तेमाल करके दुनिया को बताया कि हमारा सौरमंडल असल में कैसे काम करता है। ये हमें ले जाता है सेक्शन 3 की ओर, द आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वीं से 13वीं शताब्दी के यूरोप की ओर चलते हैं। इतने सारे उन्नत वैज्ञानिक विचारों को सहेजने के लिए अब एक नए औपचारिक सिस्टम की जरूरत थी और यहीं बोलोग्ना, पेरिस और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा को एक ट्री ऑफ नॉलेज के रूप में व्यवस्थित किया गया। स्टूडेंट्स को पहले ट्रिवियम यानी भाषा और तर्कशास्त्र में मजबूत किया जाता था, फिर वे क्वेड्रिवियम यानी गणित और खगोल विज्ञान की ओर बढ़ते थे और उसके बाद ही कानून, चिकित्सा या इंजीनियरिंग जैसी पेशेवर पढ़ाई होती थी। यह ज्ञान को संजोने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। लेकिन इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की धड़कन क्या थी? वो थी डिस्प्यूटेशियो यानी संरचित बहस। इसका उद्देश्य सिर्फ रट्टा मारना नहीं था, बल्कि किसी भी बात की तह तक जाने और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का ये एक तरीका था। इस सख्त अकादमिक ढांचे ने लोगों को सिखाया कि कैसे पुरानी मान्यताओं और यहाँ तक कि सत्ता पर भी व्यवस्थित रूप से सवाल उठाए जाएं। विज्ञान को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए बहस की ये संस्कृति बहुत जरूरी थी। और इस पूरी बौद्धिक वास्तुकला को खड़ा करने में कुछ प्रमुख हस्तियों का बड़ा हाथ रहा, जैसे पीटर एबेलार्ड, जिन्होंने बिना डरे सत्ता पर सवाल उठाने और तार्किक जांच को सर्वोपरि रखा, या फिर थॉमस एक्विनास, जिन्होंने ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु के दर्शन को बेहतरीन तरीके से एक साथ जोड़ा। इन हस्तियों और इस यूनिवर्सिटी सिस्टम ने मिलकर वो मजबूत रनवे तैयार किया जिस पर आगे चलकर आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति के विमान ने उड़ान भरी। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 4, ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नॉलेज, द क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारा ज्ञान किसी एक भौगोलिक दायरे या संस्कृति में कैद नहीं रहा। स्पेन में टोलेडो और इटली में सिसिली ऐसे हब बन गए जहां अरबी विज्ञान की किताबों का लैटिन में अनुवाद हो रहा था। मूसा मेमोनाइड्स जैसे विद्वानों ने एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। वहीं इब्न सिन्हा की द कैनन ऑफ मेडिसिन तो सदियों तक यूरोपीय विश्वविद्यालयों की मुख्य मेडिकल किताब बनी रही। ये यहूदी, ईसाई और इस्लामी विद्वान सिर्फ अनुवादक नहीं थे, वे सुनिश्चित कर रहे थे कि ज्ञान का यह सफर एक सक्रिय और फायदेमंद प्रक्रिया हो। और ये बात कितनी सच है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी संख्या प्रणाली है। जरा सोचिए, एक तरफ रोमन अंक है जिनके साथ कोई भी जटिल कैलकुलेशन करना सच में किसी बुरे सपने जैसा था, और दूसरी तरफ शून्य के साथ हमारी हिंदू अरबी अंक प्रणाली। भारत में पैदा हुई और बगदाद में निखरी ये प्रणाली ज्ञान के इन्हीं नेटवर्क्स के जरिए यूरोप पहुंची। ये पश्चिमी दुनिया के लिए कितना बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड था। इसके बिना तो आज के आधुनिक गणित या टेक्नोलॉजी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारी ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों के बीच ज्ञान के इस वैश्विक लेनदेन ने आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव रखी। अब जरा सोचिए, अगर उस समय की धीमी हाथों से लिखी जाने वाली दुनिया ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी, तो आज का ये डिजिटल दौर जहां पूरी दुनिया इंटरनेट के जरिए तुरंत जुड़ जाती है, वो कौन से नए वैचारिक परिदृश्यों का निर्माण कर रहा है? आज हम सब मिलकर ज्ञान का कौन सा नया स्वर्ण युग लिख रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ज्ञान के इस साझा सफर को गहराई से समझने के लिए निरंतर सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।